Good afternoon, all of you. Welcome to Ansarkari. So today we are starting with another series where we'll be taking up four set of questions, and we are basically trying to decipher that how we'll be deconstructing each and every question. So starting with the first question, it says that constitutional morality is rooted in the constitution itself and is founded on its essential facets. So explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decisions. So now, Oshik, you can explain what is your understanding regarding this question. तो पहला क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. द क्वेश्चन इज, द एग्जामिनर इज ट्राइंग टू से दैट इट इज रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. तो वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन वी कैन स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शोकेसेस द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स या प्रियम्बल का लेके आ सकते हैं. फिर इट इज फाउंडेड ऑन एसेंशियल फैसेट. फैसेट क्या हो सकता है? इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, वो फैसेट हो जाएगा. फिर एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजन. तो जुडिशियल डिसीजन क्या क्या हो सकते हैं इसमें? इसमें सबरीमाला केस लेके आ सकते हैं. फिर श्रेया सिंगल केस सेक्शन 66 आईटी एक्ट वो लेके आ सकते हैं, क्योंकि उसमें कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैसे सुप्रीम कोर्ट ने लगाया इसमें. तो इन सबरीमाला केस द डिग्निटी ऑफ वुमेन और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन वाज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो वो एक एरिया लेके आ सकते हैं. फिर दूसरा शेरा सिंगल केस में कि राइट टू प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज द राइट टू डिसेंट कम्स अंडर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19. तो वो वाला डायमेंशन लेके आ सकते हैं दूसरा में. और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बात कर सकते हैं विथ रिगार्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो ट्रिपल तलाक का. तो वो तो कैसे एक्सप्लेन करना है इसको डॉक्ट्रिन को, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा पहला में कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो प्रियम्बल का ही थिंकिंग दिखाता है, जो इंडिया का जो एक विजन है टुवर्ड्स जस्टिस इक्वालिटी वो दिखाता है. और विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट जुडिशियल डिसीजन. तो मैं समझा दूं, पहला डिसीजन जुडिशियल का ये था, सो श्रेया सिंगल केस हो गया. फिर मैं समझाऊंगा कि इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो कैसे एक तरह से इम्प्रूव कर रहा है आम जनता की जिंदगी को, जस्टिस ला रहा है लोगों के बीच में. तो वैसे करके मैं एक्सप्लेन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी में भी कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हेल्प कर रहा है. तो मतलब पहले सेंटेंस इसमें क्वेश्चन जो पहला सेंटेंस है ना, यही एक इंडिकेशन है कि किस डायरेक्शन में जाएगा मेरे अनुसार. मतलब इट इज रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बताना चाह रहे हैं कि प्रियम्बल में है, फंडामेंटल राइट में है, डीपीएसपी में है. इट इज फाउंडेड ऑन एसेंशियल फैसेट. फैसेट मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर में है वो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है. बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जुडिशियल रिव्यू हो गया, या फिर एक्सप्लेन करना डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ relevant judicial decision. सेकंड हाफ ऑफ द आंसर का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली सेकंड सेंटेंस के हिसाब से रहेगा. तो यही है, मतलब पहले इंडिकेट कर रहा है पहला सेंटेंस, तो पहले वही मेंशन करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पे हाईलाइटेड है या कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में बात करते हैं, वो मेंशन कर देंगे. और फिर जो आपने बोला कि फाउंडेड ऑन एसेंशियल फेसेट्स, तो वो एक्सप्लेन कर देंगे विद रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजन. तो वो लेके आ जाएंगे तीन. और लास्ट में बोल सकते हैं कि कंक्लूजन क्या देंगे आप. मेरे कंक्लूजन में ध्यान में नहीं आ रहा. लास्ट में ये खत्म हो गया ऐसे. फॉर आपने तीनों बता दिया, 3-4 बता दिए. तो कैसे फॉरवर्ड थिंकिंग कैसे होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जो हम आंसर लिखेंगे, कंक्लूजन तो इन शॉर्ट वही आ जाएगा मेरे हिसाब से. मतलब अभी पहले सोचना कि कंक्लूजन क्या लिखेंगे, वो मेरे हिसाब से नहीं आएगा ऐसे डायरेक्ट माइंड. नहीं, तीनों तो ऐसे मैं लिख दूंगा. जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से रहेगा. मतलब ये बोले डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो थोड़ा ये डॉक्ट्रिन वाला एलिमेंट भी आना चाहिए कि ये जो पूरी डॉक्ट्रिन है, तो डॉक्ट्रिन है समझा सकते हैं इमर्ज हुई, कौन से केस में से पहले, और उसकी सिग्निफिकेंस क्या रही. तो ऐसा कर सकते हैं. पहला जो लाइन है उसको एक्सप्लेन करेंगे पहला इंट्रोडक्शन में, कि कैसे वो प्रियम्बल में मेंशन है, फंडामेंटल राइट मेंशन है, और कैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यूज करता है सुप्रीम कोर्ट टू ले डाउन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. जो कॉन्स्टिट्यूशनल एथॉस है, प्रिंसिपल है, उससे ही जजमेंट को देखता है. लेंस वही रहता है बेसिकली. तो जजमेंट कैसे कैसे तीनों जजमेंट बता दिए, उसका कैसे वो हेल्प कर रहा है जस्टिस देने के लिए लोग को,
या फिर डिग्निटी पहुंचाने के लिए, तो थोड़ा वो ये हो भी जाएगा। कह सकते हैं कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की हम बात करें तो ऐसा कोई फिक्स्ड डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, वो भी हाँ इवॉल्विंग हाँ, टाइम। वो इवॉल्विंग है, हाँ। और एक ये प्रियम्बल वाली चीज भी जो आपने मेंशन करी कि इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कैसे प्रियम्बल हेल्प करता है, तो वहां प्रेमबल लाइट लाइट हाउस है एक तरह से, हाँ लाइट हाउस। टॉर्च लाइट की, हाँ, हम्म। हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ तो ये सब एलिमेंट्स सुप्रीम आ कोर्ट। सकते हैं मेरे हिसाब से हाँ, भी। तो ठीक है, नेक्स्ट हाँ सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग कि हाउ डिड लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री help to improve the socio-economic conditions of the marginal and the small farmers? So now Ashik, you can explain. तो सेकंड क्वेश्चन में पहले बात कर रहा है कि लैंड रिफॉर्म कैसे इंप्रूव किया सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मार्जिनल स्मॉल फार्मर, हम्म। सिर्फ कैसे किया, बस ये बताना है इसमें, और हाँ कुछ क्वेश्चन में नहीं है। हाँ। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो मैं बताऊंगा कि लैंड रिफॉर्म जो है वो 1960s में आया, तो फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, बिग लैंड्स अमंग द स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, और हम्म। इट वाज सक्सेसफुल इन सम पार्ट्स लाइक पंजाब, केरला, वेस्ट बंगाल थ्रू। तो उसे इम्प्रूव कैसे हुआ, तो मैं इम्प्रूव बता दूंगा कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में हाई यील्डिंग वेराइटीज आया सीड्स का, उससे फिर ग्रीन रेवोल्यूशन का एक प्री कंडीशन था लैंड रिफॉर्म, उसे एक रिवोल्यूशन का हुआ। तीसरा कि जो फूड सिक्योरिटी था वो इंडिया का बढ़ा, वीट और राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में, क्योंकि हम्म। पंजाब एक्सपोर्ट करता था वर्ल्ड में, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश भी अभी बासमती एक्सपोर्ट कर रहा है। फिर चौथा में कि जो डिफरेंसेस बिटवीन द लार्जर फार्म लार्जर लैंड होल्डर और स्मॉल फार्मर्स है वो घटा, तो जो आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इक्वल टुवर्ड्स इक्वालिटी, वो हुआ। फिर और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में कास्ट स्ट्रक्चर वो टूटा, क्योंकि कास्ट को देखा जाता है लैंड से जोड़ करके, हम्म। लैंड मैग्नेट से, तो वो टूटा सोसाइटी के अंदर में, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण। और फिर विमेन का एम्पावरमेंट हुआ, क्योंकि विमेन भी आज एक तरह से अराउंडली 52% के आसपास वो भी काम करती है फार्मिंग सेक्टर्स में, तो हाँ। वो लेके आ सकते हैं। तो ये मैं चार बस पांच एक हुआ बार मेरे यहाँ पे हिसाब से। थोड़ा बोलूंगी कि जैसे आप जैसे अभी थोड़े बहुत जनरल पॉइंट्स बोल रहे हो कि लैंड रिफॉर्म्स ने कैसे हेल्प किया सोशो इकोनॉमिकली, हम्म, बट थोड़ा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कैसे इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो मैं थोड़ा फोकस करूंगी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जो थोड़ी सक्सेस स्टोरीज रही रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स हाँ हाँ, लेके आके फिर हाईलाइट करूंगी कि क्या तो बेनिफिट इसका मतलब कि हुई। इसका मतलब पंजाब और केरला का केस स्टडी ले सकते हैं, हाँ साउथ वहां और से मैं हाईलाइट कर दूंगा, ये हाँ। जब जो मैंने जो पॉइंट्स बोला ये हम्म। हाईलाइट कर दूंगा, और फिर बताऊंगा लास्ट में कि हाउएवर इन सम स्टेट्स जो हम्म। लैंड रिफॉर्म अभी सक्सेस नहीं हो पाया, ऐसे हाँ बिहार में और फिर हाँ यूपी मतलब में। खाली तो पॉजिटिव के बारे हाँ में बात ना हाँ, करते। लास्ट में बस मैं बता लिख दूंगा कि वो हाँ। नहीं हो पाया, उसके कारण जो जो स्ट्रक्चर है, कास्ट स्ट्रक्चर है, वो आज भी हम्म। डोमिनेंट है, और साथ ही साथ जो यहाँ पे मेरे एक्सपोर्ट हिसाब से पोटेंशियल एक है। थोड़ा सा एक हाँ माइनर चीज जैसे बोल रहा है हाउ डिड हाँ, लैंड रिफॉर्म्स कैसे इम्प्रूव किया, तो हमें ये नहीं बोलना हम्म, कि क्या इम्प्रूव हुआ, आउटकम के बारे में नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, उसके पीछे जो प्रोसेस रहा कैसे इम्प्रूव हुआ सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, मेरे हिसाब से उस चीज की बात होनी चाहिए कि हाउ डिड इट एक्चुअली इम्प्रूव, ये बोल रहा है ना। तो मतलब आउटकम जो हुआ, जो बेनिफिट्स आए, ठीक है वो आउटकम रहा, बट उसके पीछे भी हाउ वो आउटकम रिजल्ट कैसे हुआ उसके बारे में बात होनी चाहिए, तो अगेन वो थोड़ा थोड़ा बहुत डिटेल में हो जाएगा। एक बार फिर जैसे से। आप क्या लिखा होगा, जैसे अगर हाउ डिड लैंड रिफॉर्म अगर इम्प्रूव किया है, हाउ हम्म। डिड लैंड रिफॉर्म इम्प्रूव सोशल कैसे इकोनॉमिक कंडीशन, इम्प्रूव हुआ वो चीज। कैसे इम्प्रूव किया। हम्म। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ लैंड का, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हाई यील्डिंग वेराइटीज आया, फिर फोकस ऑफ जो गवर्नमेंट था वो टुवर्ड्स द फूड मतलब सिक्योरिटी। अगेन यहाँ पे वही जो केस हाँ स्टडीज वाली चीज मैंने बोली, केस हाँ, स्टडीज उसमें स्टेट की लेके आएंगे उसमें। कैसे इम्प्रूव किया, हाँ वो तो इसका प्रोसेस मतलब, कैसे सक्सेसफुल हाँ हो मतलब पाया। कि पहले बताते इसमें केस स्टडी लानी है, तो पहले केरला का बताते हैं कैसे वहां पर त्रावणकोर के जो स्टेट था उसमें लार्ज मैग्नेट थे, उसके कारण कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था, हम्म। उसके आने बाद से कम हुआ, तो ये चेंज बताना है इसमें, आप बताना चले हाँ कैसे हुआ, चेंज, हाँ क्योंकि वो बोल रहा है हाउ और इन हाउ सम पार्ट्स बोला है। वो व्हाट नहीं बोल रहा है, व्हाट इम्प्रूवमेंट्स हैपन, तो उसमें हम शायद आउटकम हाँ की बात कर हाँ, कि क्या इम्प्रूवमेंट्स हुई थी, तो ये पूछ रहा है हाउ डिड दे हैपन, तो इसलिए उसके पीछे का जो प्रोसेस हुआ
जो स्टेप्स लिए गए, हर स्टेट्स ने डिफरेंट स्टेप्स लिए, मतलब फिर यहाँ पे ठीक है, ये तो खाली इम्प्रूवमेंट की बात करें तो हम फिर वो पॉजिटिव्स ही लेके चलेंगे। हाँ, यहाँ एक- पे पूछ रहे हैं हाँ, इम्प्रूवमेंट कैसे इम्प्रूव पॉजिटिव किया, लेके चलेंगे। और एनालिसिस में नहीं बोला है, ना ही कि बोला है कि एनालाइज या कमेंट नहीं बोला, हाँ, तो वही तो सेम ही थोड़े जो लिखा। यूनिक एलिमेंट्स आए हर एक हाँ स्टेट की केस स्टडी से, वो हम शायद इसके बारे में बात करनी चाहिए। हाउ इट इम्प्रूव, हाँ मतलब हम्म। पहले नहीं था, कैसे हाँ, इम्प्रूव हुआ एक बाद में। बार आप इसको होगा रीड करो व्हाट वर्ड यूज करके, एक आप यूज करोगे इसको हाउ, व्हाट। तो आपको और हाँ क्लैरिटी ठीक है। नजर आ जाएगी। हाँ What were the improvements because of land reforms in some parts of the country? तो वहां पे हम आउटकम्स की बात करेंगे मेरे हिसाब से। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 is saying discuss the desirability of greater representation of women in higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness. So discuss करना है इसको. So you can now explain Ashok first. तो यहाँ बात कर रहे हैं कि ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द हायर जुडिशरी, हम्म। तो इंश्योर, ये सब इंश्योर करना है। और हाँ ये उसका बात नहीं कर रहे, बात कर रहे डिजायरेबिलिटी का, बात कर रहे कि यार हाँ, डिजायरेबल है, और कितना साथ ही साथ वो desirable. इंश्योर होगा। हाँ, हम्म तो मैं बता सकता हूँ कि इसमें स्टार्ट करूंगा कि जो वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो जुडिशरी में बहुत कम है, वो हम्म बिलो 17% है। और तो जो सेंसिटाइजेशन है सोसाइटी के प्रति जो जुडिशरी का, वो हाँ इम्प्रूव हो जाएगा अगर अगर डाइवर्सिटी अगर करना है, तो डाइवर्सिटी किस पे रिस्पेक्ट में, हम्म रीजन के रिस्पेक्ट में, विमेन का कंडीशन के रिस्पेक्ट में, एलजीबीटी के बारे में, फिर SC ST के बारे में, तो वो डिजायरेबल को डिस्कस करना है यहाँ पर ना, तो फिर मतलब क्या डिजायरेबल है ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द हायर जुडिशरी और नॉट, तो इसको डिस्कस करना है कितना डिजायरेबिलिटी है, या वो हमें कैसे हमारे जुडिशियल सिस्टम में कैसे हेल्प कर सकती है, उनका क्या यूनिक कंट्रीब्यूशन हो सकता है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। जो वुमेन की डिफरेंट थोड़ी बहुत हम बोल सकते हैं यूनिक कैपेबिलिटीज हैं, वो कैसे एडअप कर सकती है इन दी हायर जुडिशरी। तो यहाँ पे आई गेस ये डिजायरेबिलिटी वाला एलिमेंट हेल्प हो सकते हैं, हाईलाइट हो सकते हैं थ्रू द आंसर। हाँ डिजायबिलिटी को डिस्कस करना है यहाँ पर, तो विमेन रहने से मोर इंक्लूसिव रहेगा सोसाइटी, उनका डिसीजन मेकिंग ऐसे कैसे बोल सकते हैं, डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंट ऐसे भी होता है, मतलब। हाँ वो तो होता है, वो तो बोल हाँ, सकते हैं। तो फिर वो हाँ है जुडिशरी के जैसे, बोल रहे हैं, हाँ हाँ, वुमेन जुडिशरी टू इंश्योर डाइवर्सिटी होगा, इक्विटी होगा, इंक्लूसिवनेस होगा। ये सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि हायर जुडिशरी की बात कर रहे हायर जुडिशरी, हायर जुडिशरी में तो फिर डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस आ पाएगी थ्रू देयर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे फिर हम बात भी कर सकते हैं कि कुछ वुमेन जजेस जो पार्ट रही हैं, उनकी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स, उनका इम्पैक्ट क्या रहा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिजायरेबल है उनका ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन। तो ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसको डिस्कस भी तो करना है फिर। मैं बता रहा हूँ। हाँ, और बता सकता हूँ इसमें कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है हम्म जो निर्भया का, तो वो अभी भी ढंग से काम नहीं कर पा रहा। तो हो सकता है कि जो सेंसिटाइजेशन जरूरत है जुडिशरी के अंदर में, हम्म वो अगर वुमेन आने से ज्यादा बढ़ सकेगा, और साथ ही साथ जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है निर्भया का, निर्भया जो फंड है, और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट है सोसाइटी के अंदर में, उसको हम्म सेंसिटाइजेशन कर सकते हैं ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन से। रेफ्यूजी स्टेटस जो होता है थ्रू यूज ऑफ एम्पैथी और ऐसे टाइप, तो वो जो एलिमेंट है वुमेन का, हम्म। वो आप लेके सकते हैं, आ सकते हैं इसमें। और क्या बोल सकते हैं, लेकिन जज का नाम पता होना चाहिए इसमें, हाँ वो पता होना चाहिए। उनका। वो तो फिर होना चाहिए ना, वो तो कुछ ऐसे ग्रेटर कुछ इंडिविजुअल्स रहेंगे जिनका कंट्रीब्यूशन हम बोल सकते हैं कि इमेंस कंट्रीब्यूट मतलब किया उन्होंने थ्रू डिफरेंट जजमेंट्स, और फिर क्या उसका इम्पैक्ट रहा है, कुछ यूनिक सेंस, मतलब थोड़ा सा यूनिकली लिखना पड़ेगा इसका आंसर क्वेश्चन, क्योंकि डिजायरेबिलिटी का बोल रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन डिजायरेबिलिटी है प्रॉपर, ये हम्म। नहीं बात करे कि होना चाहिए या नहीं हाँ होना चाहिए, हाँ, कितना डिजायरेबिलिटी डिजायरेबल, नहीं है। तो डिस्कस करना। जो हाँ तो इसमें मतलब बता सकते हैं, डिस्कस करना है ना, तो मतलब डिजायरेबल है वो बता दूंगा। फिर हाँ मैं तो बताऊंगा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है वहां पर, क्या ऐसा मैकेनिज्म है उसमें, मैटरनिटी लीव का, या फिर सब आ जो सकती है। हाँ जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो स्टाफ है सबका,
मतलब ये वो शॉर्ट है, में आ सकता है। हाँ, शॉर्ट शॉर्ट में आ में आ सकते हैं सकता ना, कि डिजायरेबल तभी हो सकता है ना जब इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हो, या फिर स्टाफ मेंबर भी हो, है। और फिर लोअर जुडिशरी में ऑलरेडी वुमेन है, तो हम्म। कैसे प्रमोशन? हाँ। तो उसके के लिए इनपुट चाहिए लोअर जुडिशरी में। तो सोसाइटी को एक तरह से लॉ की तरफ में, विमेन को लॉ की तरफ में रुझान होना चाहिए। तो हम्म। ऐसे कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तभी हो सकते हैं ऐसे अब जोड़ेंगे। और इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जो करंट चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं सोशली इकोनॉमिकली, मतलब उनको भी डिफरेंट डायमेंशंस में डिवाइड करके उसमें भी कैसे वुमेन हेल्प कर सकती है। हाँ, जैसे रेफ्यूजी उस स्टेटस बारे हो में गया, इंडिया आज भी नहीं देखो। है हाँ। कन्वेंशन में। हम्म। दूसरा, जो निर्भया जो भी फास्ट ट्रैक रोड होता है, वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसका ये फंड अनयूटिलाइज होता है। हम्म। तो कैसे वो विमेन के आने से एक थोड़ा सा पुश होगा, वो हम्म। मैकेनिज्म को पुश मिलेगा। क्योंकि दूसरा चीज है कि जो जेंडर न्यूट्रल लॉज है, वो हाँ। उसको एक तरह से हेल्प मिलेगा सोसाइटी के अंदर। और हाँ। फिर जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जैसे LGBTQ हो गया लोग को, तो उनके लिए जो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो बढ़ सके सोसाइटी के अंदर, तो वो बता सकते, उसी से कनेक्ट करना हो। हाँ, ये सब आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं इक्विटी, डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस, इसी का इंक्लूसिव। बात कर रहे हैं। हम्म। तो डाइवर्सिटी इसी से आएगा, इक्विटी इसी से आएगा, रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शन, इंक्लूसिवनेस, सबको लेके चलो, SC ST OBC, विमेन, LGBTQ है उसको, तो उसी का एलिमेंट लेके आना पड़ता है। हम्म। कैसे हो पड़े, ठीक फिर है। नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट वुड माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सॉल्विंग इंडियाज वाटर क्राइसिस। सो दो मेन चीजें तो बोल रहे हाँ, तो इसमें दो है। हाउ हैं। वुड माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सॉल्विंग वाटर क्राइसिस, और हम्म। टू व्हाट एक्सटेंट, कि हाँ, कितना तक कर सकता है माइक्रो कितना हद इरिगेशन। तक कर सकता है। हाँ, तो मैं बताऊंगा पहले हाउ, फिर मैं हम्म। लास्ट में लिखूंगा हाउ टू व्हाट एक्सटेंट, कितने हम्म। इतने ही तक कर सकता है सिर्फ, हाँ। उसके आगे और भी चाहिए मुझे, ऐसे हाँ, टाइप उसके लिखूंगा। अलावा और तो स्टार्टिंग सोल्यूशन। में बताऊंगा कि इंडिया का वाटर क्राइसिस क्या है, मैं स्टार्टिंग में एंड स्टार्ट करूंगा वैसे ही। तो हाँ। इंट्रोडक्शन में लिखूंगा इंडिया का वाटर क्राइसिस अभी अप्रोक्सीमेटली 100 1500 क्यूबिक मीटर के आसपास है पर कैपिटा, वो घट करके 1100 होगा कुछ साल में, उससे हम्म। वाटर क्राइसिस एक्यूट स्टेज में पहुंच जाए। फिर मैं सेकंड में जाऊंगा, बोलूंगा कैसे माइक्रो इरिगेशन हेल्प करेगा, जैसे शुगर केन जो प्रोडक्शन है इंडिया में, उसका 4% है, लेकिन वो 80% ऑफ वाटर यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में मेजर कंजम्पशन ऑफ वाटर क्राइसिस है। हम्म। तो अगर माइक्रो इरिगेशन यूज करेंगे तो वो कम हो। दूसरा चीज बताऊंगा कि इसमें माइक्रो इरिगेशन से टारगेटेड आप वाटर कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो यूरिया कंजम्पशन है वो घटा सकते हैं माइक्रो इरिगेशन से। सो, और जो प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स है, मिलेट का, राइस का, वो बढ़ा सकते हैं माइक्रो इरिगेशन से। तो उसी से वाटर क्राइसिस को सॉल्व कर सकते हैं। और टू व्हाट एक्सटेंट बताओ, सिर्फ माइक्रो इरिगेशन से सॉल्व नहीं हो सकता, हम्म। क्योंकि जो वाटर क्राइसिस है वो सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं है, क्योंकि बाकी जगह में अर्बन रिक्लेमेशन ऑफ लैंड उसमें है इशू। तो साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर का जो वेस्टेज ऑफ वाटर है, वाटर पोल्यूशन उसमें है। तो उसके लिए हम लोग को अलग स्टेप करना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हार्वेस्टिंग हो गया थ्रू एंशियंट टेक्नोलॉजी, चेक डैम्स, पोन्ड एक्सेट्रा, हम्म। उससे सॉल्व हो सकता है। दूसरा बता सकते हैं कि जो स्पॉन्ज, एग्जाम्पल अर्बन स्पॉन्ज लैंड है, जहां हम्म। पर वाटर को आप कंजर्व करते हैं सिटीज में, तो हम्म। उससे आप सॉल्व कर सकते हैं वाटर क्राइसिस के इशू, क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं कि वाटर क्राइसिस सॉल्व करना इशू। हाँ, एग्रीकल्चर के एंड कॉन्टेक्स्ट में नहीं टू बोल व्हाट रहे। एक्सटेंट, हम्म। हाँ, टू व्हाट एक्सटेंट कहाँ तक, तो मैं बता दिया शुरू में कि यहीं तक कर सकते हैं, फिर कहाँ तक, उसके आगे नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर यूज नहीं कर रहे वाटर, हम्म। बाकी लोग भी वाटर यूज कर रहे हैं, पूरा तो का वाटर क्राइसिस तो होगा। तो वाटर पोल्यूशन के लिए आपको ये सब कदम उठाना पड़ेगा, जैसे 3R से रिसाइकलिंग करना होगा आपको, तो डिसैलिनेशन ऑफ वाटर से आप क्राइसिस को खत्म कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, ये और पॉइंट आ जाएंगे। मतलब इसमें ये जो हाउ वाला पॉइंट बोल रहा है कि कैसे हेल्प करेगा, वो तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो तो लिख सकते हैं इजिली। टू व्हाट एक्सटेंट, व्हाट एक्सटेंट में मैं ये भी बोलूंगी कि माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स जो है उनकी कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबिलिटी है, कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस है, और उसमें भी क्या लिमिटेशंस है थोड़ी बहुत। मतलब मेन हाँ वही लिमिटेशन, एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ही बोलेंगे, तो उसमें ये टू हाँ हाँ व्हाट एक्सटेंट तक वाला एलिमेंट आ जाएगा, और फिर मतलब उसके बियॉन्ड जाएंगे कि क्योंकि ये इंडिया के वाटर क्राइसिस के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसके लिए
ऑब्वियसली ये सफिशिएंट नहीं है, नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। तो उसमें और हमें थोड़ा बहुत क्या करने की जरूरत है, या क्या बाकी जो एलिमेंट्स है हमें हेल्प कर सकते हैं टैकलिंग इंडियाज वाटर क्राइसिस। तो यहाँ पे जैसे आजकल वी आर सीइंग कि जो सिटीज में फ्लडिंग वाली सिचुएशन हो रही है, तो हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं जैसे, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग या यूजिंग दिस टर्म ऑफ स्मार्ट सिटीज हम बोल सकते हैं स्पंज सिटीज के बारे में। इस पे काफी डिटेल्ड चीजें आ रही हैं आजकल। तो स्पंज अब सिटीज। ऐसे माइक्रो इरिगेशन लिखा हुआ है, आपने लिमिटेशन बताया ना, तो इसमें टू व्हाट एक्सटेंट बता सकते हैं, एक और एक बीच में जोड़ सकते, स्टार्टिंग में जोड़ सकते हैं कि माइक्रो इरिगेशन में ऐसे इशू है कि पानी चाहिए, पानी नहीं, मतलब वाटर टेबल नीचे डिक्रीज कर चुका है, तो उसको, तो उसी से लिमिटेशन है ही माइक्रो इरिगेशन का। अल्टीमेटली वाटर तो लीवर लिंकिंग हो गया, केन बेतवा लिंक हो गया वैसे टाइप, या फिर प्रोजेक्ट जो क्या इसको बोलते हैं जीवन मिशन। लिफ्टिंग प्रोजेक्ट, वाटर लिफ्टिंग प्रोजेक्ट, अच्छा, वाटर जो लिफ्टिंग। वाटर उसको हो गया। और फिर एंशियंट टेक्नोलॉजी ऐसे बाउली हो गया, बाउली टैंक्स, चेक डैम्स हो गया। तो इसी से वाटर कंजर्व करेंगे, और कंजर्व से फिर उसको कम खर्चा करेंगे थ्रू माइक्रो इरिगेशन। जैसे फॉर एग्जांपल होता है सिक्किम, ऑर्गेनिक स्टेट है, वहां पर होता है माइक्रो इरिगेशन होता है, तो मैक्सिमम उससे फसल भी आप जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है उसको आप अच्छे से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और वाटर भी कंजर्व, हाँ, तो मतलब बता सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट दोनों साथ के साथ चलनी चाहिए, तो हम हाँ वाटर क्राइसिस को हाँ हाँ हाँ, डील कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कंजर्वेशन और मैनेजमेंट दोनों। तो यही ठीक है, एलिमेंट आने चाहिए टू व्हाट एक्सटेंट में मेरे हिसाब से भी। तो और कुछ आपको बोलना है? नहीं और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो फिर क्लोज करते हैं। So thank you so much, Ashik, for joining in this session, and I hope that this brings us much more clarity and confidence. And you guys can also stay connected with us through the further series that we conduct. And thank you so much for joining us.